हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम क्लास 10th की हिस्ट्री पढ़ेंगे, चैप्टर सेकंड, जो कि है नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था यूरोप में नेशनलिज्म कैसे आया। ठीक है, यूरोप में जो मॉडर्न नेशनलिज्म थी उसकी परिभाषा थी फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट। वहाँ पे नेशन स्टेट का फॉर्मेशन को नेशनलिज्म से जोड़ा गया था। ठीक है, उस नेशनल वहाँ पे नेशनलिज्म का मतलब था लोगों की समझ में अंतर होना। अब लोग अपनी अपनी एक आइडेंटिटी, अपने एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग को डिफाइन करने लगे। उन्होंने नए सिंबल, नए आइकॉन्स, नए सॉन्ग और नए आइडियाज़ को अपनी नई आइडेंटिटी के साथ लिंक करना शुरू कर दिया। जो उन्होंने जो बाउंड्रीज थी, उन जो कम्युनिटीज़ की बाउंड्रीज थी, उसको उन्होंने दोबारा रीडिफाइन किया। अब क्वेश्चन उठता है कि इस तरीके की जो चेतना थी, मतलब किस तरीके से भारत में उभरी। ठीक है ना, भारत जो था वो कई समय से कॉलोनी के लिए स्ट्रगल कर रहा था। जब भारत एंटी कॉलोनी मूवमेंट चला रहा था, तभी उसके अंदर कहीं ना कहीं जो नेशनलिज्म की जो भावना थी वो भी जगने लगी। तो ये अगर ये कहना गलत नहीं होगा, तो जो जो मॉडर्न नेशनलिज्म थी वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इंटीमेटली एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से कनेक्ट थी उस टाइम पे भारत ब्रिटिश की कॉलोनी था ना। जो लोग थे, ठीक है, जब वो कॉलोनिज्म के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, तो इसी संघर्ष के दौरान उनके अंदर एकता की भावना जगने लगी। लोगों के बीच में इसी संघर्ष के दौरान एकता की भावना जगने लगी। तो जो उनका जो उनकी जो समझ थी, मतलब जो उनके सेंसेस थे, जो कि कॉलोनिज्म के टाइम पे एक दूसरे से बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करने लगे, क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहे थे। जितने भी लोग थे भारत में, वो कॉलोनी के खिलाफ, कॉलोनिज्म के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे थे। और कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रगल था वो डिफरेंट ग्रुप को एक बॉन्ड में बांध कर रख रहा था। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप, जितने भी ग्रुप थे, जितने भी क्लासेस थे, उनको एक बॉन्ड में बांध कर रख रहा था, उनको एक बंधन में बांध के रख रहा था। पर ये जो क्लासेस थे, ये जो ग्रुप्स थे, वो ज़रूर एक बंधन में तो बड़े, एकता के एक बंधन में तो पड़े थे, लेकिन जो 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 वो महसूस करते थे वो अलग अलग, कॉलोनिज्म के खिलाफ जो महसूस करते थे, वो हर एक क्लास की अलग जो महसूस था, जो फीलिंग थी, वो अलग अलग थी। उनके जो एक्सपीरियंस थे कॉलोनिज्म को लेकर, वो भी अलग थे। और इस ऐसे ही उनके जो नोशंस थे फ्रीडम को लेकर, वो भी अलग थे, एक जैसे नहीं थे। हर क्लास, हर ग्रुप का जो फ्रीडम को लेकर जो सोच थी वो अलग अलग थी। तो इसी 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 जो अलग अलग सोच को, जो कांग्रेस के जो लीडर थे उस समय, महात्मा गांधी, वो इसी सोच को एक यूनिटी के तौर पे बांधना चाहते थे। ये जो डिफरेंट डिफरेंट जो ग्रुप्स थे, जो अलग अलग ग्रुप्स थे, वो उन सबको एक साथ लाके एक मूवमेंट शुरू करना चाहते थे। ठीक है, अब ये जो यूनिटी थी, ये बिना बिना कॉन्फ्लिक्ट के तो पॉसिबल नहीं थी उस टाइम पे। ठीक है ना, अब हम इस टेक्स्ट बुक में पढ़ रहे हैं, इस टेक्स्ट बुक में हम 1920s के बाद की कहानी पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के बारे में, और भी जो नेशनल मूवमेंट्स उस टाइम पे होते हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, जो पहला मूवमेंट जो हम पढ़ेंगे वो होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो 1919 के बाद हमने कई तरह के नेशनल मूवमेंट देखे नए एरियाज में, और नए नए तरीके के सोशल ग्रुप उभर के आए। ठीक है, और नए तरीके के संघर्ष के जरिया निकले ना। सबसे पहली बात, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, उसने कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी कॉलोनीज की, वो बहुत ही खराब कर दी। ठीक है, अब फौज को फौज को सपोर्ट करने के लिए, जो युद्ध में लड़ने जो लोग गए थे, उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत बड़े फाइनेंस की जरूरत थी। तो भारत का जितना, जो आधे से ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर था वो डिफेंस पे खर्च हो रहा था। अब इस एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए, इस फाइनेंस को पूरा करने के लिए वॉर लोन की ज़रूरत पड़ने लगी। उन्होंने टैक्स को बढ़ा दिया, उन्होंने कस्टम ड्यूटी को
बढ़ा दिया और उन्होंने इनकम टैक्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया ताकि जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, जब तक ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो जो प्राइस थे, जो खाने पीने की जो प्राइसेस थे, उन वो प्राइस दुगने हो गए। तो ये जो चीज़ थी ये 1913 से लेकर 1918 तक, जब तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला तब तक खाने पीने की जो प्राइस थे इन सालों में दुगनी हो गई, जिसकी वजह से जो आम आदमी था, जो आम जनता थी, उसको बहुत दिक्कतों या मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। और लेकिन इसके साथ जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उस टाइम पे फौजियों की कमी थी। तो ये जो फौजियां थी, ये जो फौज थे, ये जो सरकार थी, वो गांव से भर्ती करके और इन्हीं सोल्जर्स को युद्ध में सप्लाई कर रही थी। मतलब वो क्या कर रही थी, विलेजर्स जो थे उनको बुला के, उनको सोल्जर्स बना के, उनको युद्ध लड़ने के लिए कुरुक्षेत्र में भेज रही थी, जिसकी वजह से जितने भी जो रूरल एरिया थे वहां पे गुस्से की लहर दौड़ पड़ी। फिर 1918 से 19 और 1920 से 21 के बीच में जो फसलें थी, भारत के कई हिस्सों में जो फसलें थी वो खराब हो गई, जिसकी वजह से क्या हो गई, जो खाने पीने की तंगी हो गई, बहुत मतलब अकाल पड़ गया ना। इसी के साथ साथ, अकाल के साथ साथ उस समय इन्फ्लुएंजा की महामारी फैल गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, उस टाइम पे कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अगर हम 1921 के सेंसेक्स की बात करें तो लगभग 12 से 13 जो मिलियन लोग थे उन्होंने या तो अकाल की वजह से या तो महामारी की वजह से अपनी जान गंवा दी। ठीक है, लेकिन जो लोग थे उनको ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये जो दिक्कतें हैं, ये जो हार्डशिप जो वो फेस कर रहे हैं, एक बार जब विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगी। पर ऐसा नहीं हुआ। अब क्या हुआ, अब एक नया लीडर सामने आया और इस नए लीडर ने कहा कि चलो हम नए तरीके से अपनी आज़ादी के संघर्ष की शुरुआत करते हैं। ठीक है, और इसी में आया आइडिया ऑफ सत्याग्रह, और ऐसे शुरू हुआ सत्याग्रह का आइडिया। अब जो महात्मा गांधी थे, ठीक है, यहाँ पे सत्याग्रह की जो शुरुआत थी वो महात्मा गांधी से हुई। जो महात्मा गांधी थे वो 1915 जनवरी की 1915 को भारत में लौटे। अब उस समय सब जानते थे कि महात्मा गांधी ने किस तरीके से कलर के खिलाफ, रेसिस्ट के खिलाफ अफ्रीका में सत्याग्रह शुरू किया था। ठीक है ना, तो यही जो आइडिया था सत्याग्रह का, जो कि कहीं ना कहीं सच्चाई को ताकत देता है और कहीं ना कहीं सच्चाई की खोज की जरूरत है, ये जो आइडिया था वो उस चीज पर बल देता था। अब ये सजेस्ट किया गया, जो सत्याग्रह था वो ये सजेस्ट करता था कि अगर हम सच के लिए लड़ रहे हैं, अगर हम अन्याय के लिए लड़ रहे हैं तो हमें फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है। हम जो ऑपरेसर हैं, ठीक है, जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, उसको हम बिना फिजिकल फोर्स के, बिना शारीरिक फोर्स के, ये जो लड़ाई है हम सत्याग्रह के जरिए लड़ सकते हैं। ठीक है, हमको किसी को मारने तोड़ने की जरूरत नहीं है, हमको किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं है, हमको किसी से हाथापाई करने की जरूरत नहीं है। हम ये जो सच्चाई की लड़ाई है वो अहिंसा के जरिए लड़ सकते हैं। तो वो ये जो गांधी जी थे वो ये कहते थे कि हम जो ऑपरेसर है, हम उसकी चेतना को जगाएंगे, बार बार अपील करके हम उसकी चेतना को जगाएंगे और अपनी बात मनवाएंगे। लोगों के साथ जो ऑपरेसर है, हम उनको सच के लिए परसुए करेंगे, सच के लिए मनाएंगे, ना कि उन पे जोर जबरदस्ती करके सच एक्सेप्ट करने के लिए, सच को मानने के लिए मजबूर करेंगे। किस जोर जबरदस्ती करके सच को मानने की कोशिश, मनाने की कोशिश करेंगे, उनको स्वीकार करने देंगे कि सच मानो बिना हिंसा के। तो गांधी जी चाहते थे कि हम अहिंसा का रास्ता चुन के मजबूर करें, हम अहिंसा के रास्ते पे चल के जो ऑपरेसर है उसको मजबूर करें कि वो सच को स्वीकारे ना। तो जब हम इस तरीके से संघर्ष करेंगे तो सच है कभी ना कभी उसकी जीत होगी। तो महात्मा गांधी अहिंसा के धर्म पे यकीन करते थे और उनको लगता था कहीं ना कहीं ये जो अहिंसा है ये पूरे भारतवासी को एकता में बांध के रखेगा।
ठीक है। जब महात्मा गांधी भारत में आए, ठीक है, उन्होंने बड़ी ही सक्सेसफुली कई जगहों पे सत्याग्रह जो मूवमेंट है उसको चलाया, ठीक है। उन्होंने 1917 में बिहार के चंपारण में जो किसान थे, जो किसान का जो संघर्ष था प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ, वहाँ के किसानों को सत्याग्रह के जरिए उनको इंस्पायर किया, उनको मोटिवेट किया। फिर उसके बाद उन्होंने 1917 में जो गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के जो किसान थे उनके लिए सत्याग्रह चलाया। क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो फसल थी, फसल की उनके जो खेड़ा के जो किसान थे, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के जो किसान थे, उनकी फसल बर्बाद हो गई थी। कहीं ना कहीं वहाँ पे महामारी फैलने लगी थी, जिसकी वजह से जो खेड़ा के जो किसान थे वो रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे। अब वो कर नहीं दे पा रहे थे तो वो ये डिमांड कर रहे थे कि इस साल का जो कर कलेक्शन है उसको ना लिया जाए, ठीक है। और इसी के लिए गांधी जी ने उनके सपोर्ट में सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज्ड कर दिया ना। 1918 में गांधी जी अहमदाबाद गए, वहां ने उन्होंने कॉटन मिल वर्करों के साथ मिलके सत्याग्रह आंदोलन फिर शुरू कर दिया। जब ये सत्याग्रह आंदोलन की जब सफलता इतने चरम पर पहुंची तो महात्मा गांधी ने 1919 में नए तरीके से पूरे भारतवर्ष में सत्याग्रह शुरू कर दिया रोलैक्ट एक्ट के खिलाफ। अब ये रोलैक्ट एक्ट वो एक्ट था जिसके अंतर्गत जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो कहीं ना कहीं उसकी पावर उभर के, उसकी जो ताकत थी वो उभर के आ रही थी। उसको इस बात की इजाजत हो गई थी, उसको इस बात की इजाजत दे दी गई थी कि वो पॉलिटिकल प्रिजनर को बिना किसी ट्रायल के 2 साल तक जेल में डाल सकती हैं। अब इसी के खिलाफ महात्मा गांधी ने पूरे भारतवर्ष में सत्याग्रह शुरू कर दिया, क्योंकि ये जो रोलैक्ट एक्ट था वो कहीं ना बड़ी जल्दबाजी में ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव में पारित हो गया। और ये इसलिए पारित किया गया ताकि जो इंडियन मेंबर्स थे उस वहाँ अपोजिशन में बैठे जितने इंडियन मेंबर्स थे वो उनकी जो ताकत थी, उनकी जो आवाज़ थी उसको दबा सके, और इसलिए रोलैक्ट एक्ट को पास किया गया ना। अब इसके खिलाफ जो रोलैक्ट एक्ट था, इसके खिलाफ कई शहरों में आंदोलन शुरू हो गए। रेलवे वर्कशॉप में वर्करों ने धरना देना शुरू कर दिया, दुकानें बंद कर दी। Alarmed by the popular upsurge and scared by the line of communication such as railway and telegraph would be disturbed, the British administration decided to clamp down on nationalist। तो मतलब इतनी भारी मात्रा में जब ये सत्याग्रह होने लगा, मतलब जो कम्युनिकेशन लाइन थी यानी कि रेलवे थी, टेलीग्राम थी, वो बड़ी बुरी तरीके से प्रभावित हो रही थी। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि जो नेशनलिस्ट हैं उनको बुला के बैठा के उनको समझाया जाए। तो जो लोकल लीडर्स थे, जैसे कि लोकल लीडर जो मतलब उनको अरेस्ट कर लिया जाए या फिर बैठा के समझाया जा सके। तो ये ब्रिटिशर्स डर गए, उन्होंने देखा कि भाई जो कम्युनिकेशन के जरिए हैं, जो रेलवे है, जो टेलीग्राम्स हैं, वो बड़े प्रभावित हो रहे हैं कि इतने बड़ी मात्रा में जो सत्याग्रह हो रहे, इतने बड़े बड़े शहरों में सत्याग्रह हो रहे, जो रेलवे वर्कर्स हैं उन्होंने क्या बोलते धरना देना शुरू कर दिया, शॉप्स बंद हो गई। तो ब्रिटिशर्स डर गए, तो उन्होंने क्या किया, जो जितने भी नेशनलिस्ट लीडर थे उनको धर पकड़ा ना। तो जो लोकल लीडर्स थे उनको अमृत से उठाया गया, महात्मा गांधी को दिल्ली में आने से रोक दिया गया, ठीक है। तो मतलब ब्रिटिश ने अब स्टेप्स लेना शुरू कर दिया। जो पहले तो उन्होंने अमृतसर से लोकल लीडर को उठा लिया, महात्मा गांधी की दिल्ली में एंट्री बंद कर दी। ऑन 1 अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अ पीसफुल प्रोसेशन प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक ऑन बैंक, पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशन। तो ऑन 10 अप्रैल जब पुलिस ने अमृतसर में जहाँ पर बड़ी शांतिपूर्वक सभा हो रही थी, वहां पर जब उन्होंने गोलीबारी चलाई तो इससे क्या हुआ, पूरे देश में क्रोध की लहर दौड़ पड़ी। अब इसकी वजह से कई लोग प्रवोक हो गए, कई लोग उत्तेजित हो गए। उन्होंने बैंक पे हमला करना शुरू कर दिया, पोस्ट ऑफिस पे हमला करना शुरू कर दिया, रेलवे स्टेशन पे हमला करना शुरू कर दिया। तो अब जब चारों तरफ
चारों तरफ अहिंसा होने लगी, चारों तरफ हमले होने लगे, चारों तरफ अटैक्स होने लगे बैंक्स, रेलवे, पोस्ट ऑफिस पे। तो जनरल डायर ने क्या किया, जनरल डायर ने जो कमांड थी वो उन्होंने अपने हाथों में ली और उन्होंने पूरे भारत में मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। ठीक, तो इसी दौरान जलियांवाला कांड हो गया। ठीक है, तो 13 अप्रैल को जलियांवाला कांड हुआ। अब यहाँ पर क्या हुआ, उस दिन बहुत ही बड़े पैमाने पे लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए। ठीक है, कुछ लोग गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठे हुए और कुछ लोग जो बैसाखी मेला चल रहा था वहां पे उसको देखने के लिए उठके हुए, और वहां से जो बाहर जाने का रास्ता था वो एक ही था। और कई लोगों को ये नहीं मालूम था कि मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया, तो कई लोग बिना ये जाने कि मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया है, मतलब मार्शल लॉ लगाया गया है, वो इस बात से अनजान वो मेले में जाने लगे। तो जलियांवाला बाग में कई लोग तो ज़्यादातर मेला अटेंड करने लाए थे और कुछ लोग सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठे हुए। तो जनरल डायर ने क्या किया, जो एक ही एंट्री थी उसको पहले तो ब्लॉक कर दिया और उसने पूरे क्राउड के लिए ओपन फायर मतलब अपनी सेना को इजाजत कर दी कि वो ओपन फायर कर दे, जिसकी वजह से क्या हुआ, हजारों में लोग मारे गए। He object, as he declared later, was no produce moral effect to create in mind of Satyagrahi a feeling of terror and awe. तो जो इसका जो मेन मोटिव था कि जो उसने ओपन फायर किया था जलियांवाला बाग में, तो उसका जो मेन जो मकसद था वो लोगों को ये बताना चाहता था, वो लोगों के मन में दहशत, भय और दहशत फैलाने की, जितने भी जो सत्याग्रही थे उनके दिमाग में भय और दहशत फैलाना चाहता था अपने इस एक्ट के जरिए, अपनी इस हरकत के जरिए वो कई लोग सत्याग्रह के लोगों के मन में भय और दहशत फैलाना चाहता था। लेकिन जैसे ये जलियांवाला बाग की जो खबर थी वो पूरे देश में फैली, तो जो जितने लोग थे भीड़ सड़कों पे आ गई। नॉर्थ जो उत्तरी भारत के शहरों की जो भीड़ थी वो सड़कों पे आ गई। कई जगह पे हड़तालें होने लगी, पुलिस जो खाने थे उनमें हमले होने लगे, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे हमले होने लगे। तो गवर्नमेंट ने उसका रिस्पॉन्ड दिया। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने भी उल्टे जवाब में उन्होंने भी बुरी तरीके से बहुत ही बुरी तरीके से उन्होंने क्या बोलते लाठी चार्ज किया, ह्यूमिलिएट करना शुरू कर दिया, मतलब जलील करना शुरू कर दिया, डंडा चार्ज कराया। ठीक है, लोगों को डराने लगे, धमकाने लगे। जो सत्याग्रही थे उनको जबरदस्ती उनको दबाव डालने लगा कि वो अपनी जो नाक है जमीन पर रख ले, वो उनको क्या बोलते रेंग के सड़कों पे रेंगने के लिए मजबूर किया। तो उनको मजबूर किया कि वो सलाम करे साहिब को। और जो लोग थे, द पीपल वे फ्लॉग्ड एंड विलेजेस वर बॉम्ब्ड, तो लोगों पे कोड़े बरसाए गए, जो गांव थे वहां पर बम फेंके गए। जब गांधी ने जब ये देखा कि इस तरह की अहिंसा चारों तरफ फैल रही है, तो उन्होंने इस मूवमेंट को बंद करवा दी, कॉल्ड ऑफ कर दिया कि मतलब अब रोक दो ये जो सत्याग्रह का जो आंदोलन है। उन्होंने जब ये देखा कि इस तरीके से चारों तरफ हिंसा हो रही है उनके सत्याग्रह की वजह से, तो उन्होंने इस मूवमेंट को बंद कर दिया, कॉल्ड ऑफ कर दिया, रोक दिया। While the Rolak Satyagraha had been a widespread movement, it was still limited mostly in cities and towns. माना कि जो रोलैक एक्ट था वो पूरे भारत में फैला हुआ था, पर ये फिर भी इसकी जो सीमा थी वो सिटी और शहरों तक ही थी। ठीक, महात्मा गांधी को लगने लगा कि अब वो उनको ये जो मूवमेंट है वो बड़े ही पैमाने पे पूरे भारत में चलाने की जरूरत है। ये महात्मा गांधी महसूस करने लगे कि अब इस मूवमेंट को पूरे भारत में बड़े ही पैमाने पे लॉन्च किया जाए। बट द सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज्ड विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदू मुस्लिम क्लोजर। तो जो मेन प्रॉब्लम थी वो ये थी कि कोई भी जो आंदोलन है इतने बड़े पैमाने पे तभी हो पाएगा जब हम हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक साथ लाएं। अब एक तरीका ये था कि ही फेल्ट वॉज टू टेक अप द खिलाफत इशू। तो अब हिंदू और मुस्लिम को एक साथ लाने का सब एक तरीका ये था कि वो खिलाफत जो इशू है उसको हाथ में ले।
The First World War has ended with the defeat of Ottoman Turkey, and there was rumor that a harsh peace treaty was going to impose on the Ottoman Empire, the spiritual head of the Islamic world. तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, जब वो खत्म हुआ था, उसमें वो ऑटोमन जो टर्की थी उसको हरा के खत्म हुआ, ठीक है। और उसी समय एक ह्यूमर फैलने लगा, मतलब एक तरीके से भ्रम फैलने लगा कि जो बड़ी ही जो ट्रीटी थी वो बहुत ही बुरी तरीके से ऑटोमन एम्पायर पे लगाई गई, और उस समय ऑटोमन एम्पायर को स्पिरिचुअल इस्लामिक वर्ल्ड का स्पिरिचुअल हेड माना जाता था। अब आप उस पर बहुत बुरी तरीके से पीस ट्रीटी लागू करवाओगे तो तब मुस्लिम जो उनको जब इस्लामिक वर्ल्ड का हेड माना जाता है तो उन पे क्या गुजरेगी, ठीक है। To defend the Khilafah temporal power, Khilafat Committee was formed in March 1919. तो मार्च 1919 में ये जो खिलाफा की जो ताकत थी उसको डिफेंड करने के लिए खिलाफत बॉम्बे में खिलाफत कमेटी बनाई गई। तो जितने भी यंग जनरेशन जो मुस्लिम थे, जैसे कि ब्रदर्स लाइक मोहम्मद अली एंड शौकत अली, उन्होंने महात्मा गांधी के साथ ये जो यूनाइटेड जो पूरी मास को एक हिंदू मुस्लिम को एक करने का जो इशू था वो उन्होंने जाके मोहम्मद और शौकत अली थे, उन्होंने एकता हिंदू मुस्लिम को एक करने के जो इशू था वो उन्होंने जाके महात्मा गांधी से डिस्कस किया कि मतलब उस पर विचार में विमर्श किया, चर्चा की। तो महात्मा गांधी ने देखा कि मेरे पास यही एक अपॉर्चुनिटी है जब मैं हिंदू और मुस्लिम को एक छतरी के नीचे ला सकता हूँ और तब मैं एक यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट शुरू कर सकता हूँ। At this Kolkata session of the Congress in September 1920, he convinced other leaders of the needs to start a non-cooperation movement, support of Khilafat as well as for Swaraj. तो महात्मा गांधी ने इसी मौके का फ़ायदा उठाया, तो उन्होंने 1920 सितंबर की 1920 को जब कोलकाता सेशन कांग्रेस ने जब कोलकाता सेशन शुरू किया तो वहाँ पे उन्होंने जो बाकी लीडर्स थे कांग्रेस के उनको बताया कि हमको हिंदू और मुस्लिम दोनों की ज़रूरत है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाने के लिए, और अगर हमको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करना है तो हमको खिलाफत और स्वराज दोनों मूवमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है वाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की क्या ज़रूरत है। तो जो महात्मा गांधी की जो फेमस बुक थी हिंदू स्वराज, दैट British was established in India with the cooperation of Indians and had survived only because of this cooperation. तो उसमें ये मेंशन किया था कि किस तरीके से ब्रिटिश जो थे वो इंडिया के कॉपरेशन की वजह से, भारतीयों के कॉपरेशन की वजह से इंडिया में सरवाइव कर पाए। अगर इंडिया कॉपरेट नहीं करती तो ब्रिटिश जो थे वो कहीं ना कहीं धराशायी हो जाते एक ही साल में और स्वराज वापस लौट के आता। हाउ कैन नॉन कॉपरेशन बिकम अ मूवमेंट। तो यहाँ पे ये सवाल होता है कि नॉन कॉपरेशन एक मूवमेंट कैसे बन सकता है। गांधी जी प्रपोज दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। तो गांधी जी ने ये जो हड़ताल थी उसको कई स्टेजेस में प्रपोज किया। जो पहला स्टेज था वहाँ ये था कि जितने भी अवार्ड्स हैं, गवर्नमेंट अवार्ड्स हैं, उसको सरेंडर कर दिया जाए। सिविल सर्विस, आर्मी, पुलिस, कोर्ट और लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल और जितने भी फॉरेन गुड्स हैं उनका बॉयकॉट कर दिया जाए, उनका बहिष्कार कर दिया जाए। पहला स्टेप ये। तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने कहा कि जो हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसको स्टेजेस में करेंगे। पहले तो हम जितने भी टाइटल्स दिए गए हैं, जितने भी अवार्ड्स दिए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा, उनको सरेंडर कर दें, उनको दे दें, और जितने सिविल सर्विस, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव, स्कूल और फॉरेन जो गुड्स हैं उनका बहिष्कार, उनको बॉयकॉट कर दें। फिर in the case of government use separation, a full civil disobedient movement will be launched. फिर उसके बाद अगर गवर्नमेंट इसको दबाने की कोशिश करती है तो हम फुल सिविल डिसओबीडियंट कैंपेन शुरू कर देंगे। Through the summer of 1920, Mahatma Gandhi and Shaukat Ali toured extensively, mobilizing popular support for the movement. तो 1920 की गर्मियों में महात्मा गांधी और शौकत अली ने बहुत ही
चारों पूरे भारत में टूर किया, पूरे भारत में घूमे। वहाँ पे उन्होंने ये जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट था उसको पॉपुलर करने की कोशिश की, उसका प्रचार करना शुरू कर दिया। Many within the Congress were however concerned about the proposal। तो कई जो लोग थे कांग्रेस के भीतर भी वो इस प्रपोजल्स जो ये प्रपोजल था सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का उसके लेकर बड़े चिंतित थे। उनको ये लग रहा था क्या पता ये सक्सेस होगा कि नहीं। तो दे वर थिंकिंग दैट वे, दे वर इलेक्टेड टू बॉयकॉट दिस काउंसिल इलेक्शन शेड्यूल फॉर 1920। तो वो जो काउंसिल इलेक्शन जो नवंबर 1920 को जो काउंसिल इलेक्शन होना चाहता था वो उसका बहिष्कार करने से डर रहे थे। मतलब वो बहिष्कार करना नहीं चाहते थे। कई कांग्रेसों को ये लग रहा था कि कहीं हम बेवकूफ़ी ना करें काउंसिल इलेक्शन का बहिष्कार करके। तो उनको ये लग रहा था कि अगर हम इसका बहिष्कार करते हैं तो वो दोबारा से सत्याग्रह की तरह हिंसा का रूप ना ले लें। इन द मंथ सितंबर, बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर देयर वाज अ इंस्टेंट टसल विद इन द कांग्रेस। तो जब जो सितंबर और दिसंबर के महीने में जितने भी कांग्रेस थे, ठीक है, तो जो कांग्रेस थे उनके भीतर ही बहुत बड़े वाद विवाद टसल, मतलब बहुत बड़ी सी बहसबाजी शुरू होने लगी। फॉर ए वाइल दे आर सीइंग नो मीटिंग पॉइंट बिटवीन द सपोर्टर एंड द अपोनेंट ऑफ द मूवमेंट। तो कुछ समय तक यहाँ तो समझ में ही नहीं आया कि कौन सपोर्टर है, मतलब किसके पॉइंट्स को ज़्यादा तवज्जो दी जाए, कि सपोर्टर्स को दी जाए जो मूवमेंट का सपोर्ट कर रहे हैं उनके पॉइंट्स को देखा जाए, कि जो मूवमेंट का अपोज कर रहे हैं उनको देखा जाए। तो फाइनली नागपुर के दिसंबर 1920 में नागपुर के सेशन में इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया और जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसको अडॉप्ट कर लिया। लेटर सेशन में देखेंगे कि किस तरीके से इस मूवमेंट को अनफोल्ड किया गया, कैसे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया गया। सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास।